शासन संभाला, सैन्य शासन लगा और शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। अपना देश छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी और अब वहां बन गई है नई सरकार। नई अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन हालात बदलेंगे क्या? और अगर बदलेंगे तो क्या बांग्लादेश में कठपुतली सरकार अब वहां पर चीजों को ठीक कर पाएगी क्या? बांग्लादेश से जुड़ा बड़ा अपडेट, इसी को लेकर हम डिस्कशन भी आगे करेंगे। बांग्लादेश में अब तक 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में आवामी लीग निशाने पर है। आवामी लीग पार्टी, जिसके अलग अलग नेताओं पर हमले भी हो रहे हैं। 20 से ज्यादा नेताओं की तो जान भी जा चुकी है। सेना के पूर्व अधिकारी का घर भी फूंक दिया गया है। इसी हिंसा के चलते बॉर्डर पर सैकड़ों हिंदू पीड़ित जुटे हुए हैं और वो इस कोशिश में है कि किसी भी तरह बस बांग्लादेश से निकल जाएं। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर अत्याचार भी खूब हो रहा है। हिंदू परिवारों के घरों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की खबरें भी सामने आ रही हैं। यानी कि इस हिंसा के बीच में कुछ ऐसे उपद्रवी हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इन सब हिंसा के बहाने हिंदू परिवारों पर अत्याचार कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर अत्याचार की घटनाएं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो हिंदू बहन बेटियां हैं उनके साथ दुष्कर्म की खबरें सामने आ रही हैं, हिंदू परिवारों के घर फूके जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से ये हिंसा और बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में क्या मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने अभी अंतरिम सरकार में पीएम पद के तौर पर शपथ ले ली है, पीएम पद संभालते हुए, और नई सरकार के गठन के बाद अब कयास अलग अलग तरीके से लग रहे हैं कि क्या हालात वहां पर सुधर पाएंगे। कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और इस खबर पर अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ मेरे साथ थोड़ी देर बाद ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी जुड़ने वाले हैं। जेएस सोढ़ी साहब, जो हालात अभी बांग्लादेश में हैं, कहा यह जा रहा था कि पीएम के तौर पर जब शेख हसीना थी तो नाराजगी थी, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, वो देश छोड़कर भी आ गई, बावजूद उसके हिंसा की घटनाएं नहीं थमी, उपद्रव नहीं थमा, और अब जब अंतरिम सरकार का गठन हो गया है तो क्या हालात कंट्रोल में आएंगे? क्या लग रहा है आपको? जयंत रचना जी, ये मेरा सौभाग्य बांग्लादेश में हुआ, खास करके पिछले 1.5-2 महीने से, जिसका फाइनल रिजल्ट हमने 5 अगस्त को देखा, जब तब की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना 15 साल का राज खत्म करके 45 मिनट में ही देश से भागना पड़ा। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कल मोहम्मद यूनुस, जो कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, उन्होंने पहले बयान में बड़े कठिन और कठोर शब्द कहे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि इस तरह हिंसा चलती रही तो मैं यहाँ पे रहने के बिल्कुल इच्छुक नहीं हूं। हमें सबकी जान की हिफाजत, प्रॉपर्टी की हिफाजत और माइनॉरिटीज की सुरक्षा करनी है, अन्यथा मैं इस पद पे नहीं रहूंगा। मेरे को लगता है कि उनके इस बयान के बाद बांग्लादेश में फर्क आना शुरू हो गया है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के एक बहुत बड़े आदमी हैं और उनकी काफी रिस्पेक्ट है बांग्लादेश में, जो उन्होंने काम किए, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। हमने देखा कल रात के बाद बांग्लादेश में काफी शांति आनी शुरू हो गई है। पर देखिए, जैसे जब सैलाब आता है तो उसे पूरा थमने में वक्त लगता है, तो अभी वो थमना शुरू हो गया है और मेरे को उम्मीद है कि एक आध दिन में वहां पे पूरी तरह से शांति आ जाएगी। जिस तरीके के अभी हालात हैं, आप कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ने जब जिम्मेदारी संभाली है और उसके बाद में जो उनका संबोधन रहा वो बड़ा हार्श रहा, ये कहिए कि एकदम सीधा रहा, सपाट उन्होंने अपनी बात कह दी। उन्होंने कहा अगर हालात नहीं संभलते तो फिर मैं यहाँ रहने का इच्छुक नहीं हूँ। ऑलरेडी वो पेरिस में थे, पेरिस से फिर वो यहाँ पर आए और तब अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। जो हालात कर्नल सोढ़ी यहाँ पर बनते हुए नजर आए, क्या सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना से लोगों की नाराजगी थी, जिसके बाद लोग सड़कों पर आ गए, बवाल हुआ, और शेख हसीना ने जब इस्तीफा दे दिया तब वो नाराजगी शांत क्यों नहीं हुई? और बहुत शर्मनाक तस्वीरें भी सामने आई। पीएम आवास में लोग घुस गए, तोड़फोड़ मचाई, वहां के सामान में छेड़छाड़ हुई, यहाँ तक कि जो लेडीज अंडरगारमेंट होते हैं वो तक हवा में लहराए गए। ये स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते, या फिर हैं? अगर हैं तो इनके पीछे सोच क्या है? रचना जी, बहुत दशक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक फेमस बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अपना ही घर ठीक ना हो तो अपना घर एक दिन टूट जाता है। यही चीज बांग्लादेश में हुई, जो सारी दुनिया के लिए, खासकर लोकतांत्रिक देशों के लिए सबक और सीख है। 15 साल से लगातार जो राज करी थी शेख हसीना, उन्होंने वहां लोकतंत्र के नाम पे धज्जियां उड़ा दी
उन्होंने हर सरकारी इंस्टीट्यूशन पे अपने लोग बिठा दिए। रिजर्वेशन का तो एक मुद्दा था जो कि जायज मुद्दा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कई कार्रवाइयां ऐसे की जिसकी वजह से बांग्लादेश के आवाम में आक्रोश आस्ता आस्ता बढ़ता गया। जैसे हम घर में जब खाना बनाते हैं, प्रेशर कुकर में कुछ रखते हैं बनने के लिए, आस्ता आस्ता अंदर प्रेशर होता है। अगर सीटी ना बजे तो वो प्रेशर इतना हो जाता है कि प्रेशर कुकर फट जाता है। ऐसा ही बांग्लादेश में हुआ, क्योंकि शेख हसीना ने वहां पे किसी को बोलने की आजादी नहीं दी। जो भी कोई बोलता था उनके खिलाफ उनको या देश निकाला देते थे या जेल में फेंक देते थे। तो ये जो आक्रोश था, ये आक्रोश इस हद पे पहुंच गया कि उन्हें अपने देश से भागना पड़ा। जो वहां पे आक्रोश था, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही था जो उसने वायलेंट तरीका लिया, लेकिन शेख हसीना को सत्ता में रहते हुए उसकी भनक लगनी चाहिए थी। अब बार बार उन्हें चेतावनी दी जा रही थी उनकी सुरक्षा बलों से कि ये चीज अब हद से बढ़ती जा रही है, लेकिन वो कठिन और कठोर थी कि नहीं, आप उन पे गोलियां चलाइए या पूरा बैरिकेड करिए, पूरा ढाका को बंद करिए। एक हद तक कोई भी सुरक्षा बल ये कार्रवाई कर सकते हैं। आखिर वो सुरक्षा बल भी उसी समाज के लोग होते हैं, उनके रिश्तेदार उसी समाज में रहते हैं। तो जब सुरक्षा बलों ने देखा कि अब ये पानी सर के ऊपर से जा चुका है, तो सेना अध्यक्ष ने शेख हसीना को 5 अगस्त सुबेरे बोला, अब हमसे और नहीं हो पाएगा और ये आपकी सुरक्षा के लिए कि आप देश छोड़ दीजिए। ये तो रचना जी बड़ी किस्मत अच्छी है शेख हसीना की कि ये सेना अध्यक्ष उनके दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने उन्हें जिंदा जाने दिया, वरना और कोई होता तो उसने उनको वहीं पे मरवा देना था। तो मैं फिर एक टिप्पणी कहना चाहूंगा कि देखिए, जनता की जो फीलिंग है, जो पल्स है, वो जो लोग सत्ता में होते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। और क्योंकि शेख हसीना ने गलत नीयत और नीतियां अपनाई, पाकिस्तान और चीन को एक मौका मिला, उन्होंने खेला किया, लेकिन सबसे बड़ी गलती शेख हसीना की थी पहली जगह में। जिस तरीके से आपने कहा कि सेना का सपोर्ट रहा, वरना कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती थी, उस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही साथ कर्नल सोढी कहा यह भी जा रहा था शेख हसीना के इस्तीफे के बाद कि अगर चीन समर्थित सरकार वहां पर बनती है तो फिर वो भारत के लिहाज से ठीक नहीं होगा। फिर नाम आता है मोहम्मद यूनुस का। सेना समर्थित मोहम्मद यूनुस की यहाँ अंतरिम सरकार अभी बन गई है। पीएम मोदी ने भी बधाई दी है, बधाई देते हुए पोस्ट किया है। बधाई देने के साथ साथ ही कंसर्न उन्होंने दिखाया है वहां पर जो रह रहकर खबरें सामने आ रही हैं हिंदू परिवारों पर हो रहे अत्याचार को लेकर, माइनॉरिटीज को जिस तरीके से निशाना बना रहे हैं उसको लेकर पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की है। तो मोहम्मद यूनुस, इनका बैकग्राउंड क्या कहता है? हालात अभी बेहतर होंगे? जिस तरीके से वहां पर माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, क्या उसमें किसी भी तरीके से कोई कंट्रोल आएगा? क्योंकि खबर ऐसी भी है कि करीब करीब 1500 ऐसे हिंदू जो बांग्लादेशी हैं वो बॉर्डर की तरफ देखे गए, जो कि भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रचना जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब 2 हिस्सों में दूंगा। पहले से मैं ये बताना चाहूंगा कि 15 साल से ज्यादा जो शेख हसीना वहां सत्ता में थी, तो बांग्लादेश की आम आवाम का गुस्सा भारत की तरफ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हम शेख हसीना की कई चीजों को नजरअंदाज कर रहे थे। जिस तरह से वो लोकतंत्र को कुचल रही थी, हम यहां से कोई बयानबाजी नहीं कर रहे थे उसके खिलाफ, क्योंकि हमें वो एक अच्छी मित्र दिख रही थी। दूसरी बात, 1971 में जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान कहा जाता है, वहां पे हिंदुओं की संख्या 1.4% थी, और जो ईस्ट पाकिस्तान 23% थी। लेकिन पिछले साल पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या बढ़ के 2.14% हो गई, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घट के सिर्फ 8% रह गई। लेकिन हमने कभी भी बांग्लादेश के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की कि वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। हम पाकिस्तान में बोलते रहे, जबकि पाकिस्तान में हिंदुओं का संख्या बढ़ती गई, लेकिन हम बांग्लादेश पे नहीं कभी बोले। माना जाता था, जैसे मैंने पहले कहा, हमने उनकी कई गलतियों को नजरअंदाज किया। तो जो आज हिंदू वहां भुगत रहे हैं वो एक बहुत खतरनाक चीज है, और ये नई चीज नहीं है, ये 5 अगस्त से शुरू नहीं हुई है, ये 1971 से चली आ रही है, लेकिन हमने कभी उस पर टिप्पणी नहीं की। तो हमारे लिए एक और, भारत के लिए एक और सबक और सीख है कि किसी भी देश में जहां हिंदुओं पे, सिखों पे, जैनों पे अत्याचार हो रहा है, हमें उसी वक्त बोलना चाहिए। चाहे देश का प्रधानमंत्री हमारा अच्छा मित्र हो ना हो, हमें बोलना चाहिए, अन्यथा वही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है।
जिस तरीके से अभी बांग्लादेश के हालात नज़र आ रहे हैं, यहाँ हिंदू जिस तरीके से निशाने पर लिए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग उन तस्वीरों को देखकर चिंतित हैं। इनफैक्ट दुनिया भर में जो हिंदू कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो चिंतित हैं बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार हैं। इन सब के बीच में खबर शेख हसीना को लेकर भी, चूंकि आपने कहा मोहम्मद यूनुस ने अपनी जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने कहा अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो मैं इच्छुक नहीं हूँ यहाँ रहने का। साथ ही साथ उन्होंने शेख हसीना के देश छोड़ने को लेकर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा ठीक नहीं किया शेख हसीना ने कि वो हिंदुस्तान में जा गई, हिंदुस्तान में जाकर उन्होंने शरण ले ली, उन्हें यहीं रहना चाहिए था। रचा जी, 2 दिन पहले बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बयान दिया कि भारत को शेख हसीना और उनकी बहन को वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि उन पे यहाँ पे मुकदमे चलेंगे जो उन्होंने अत्याचार और जो उन्होंने वहां किलिंग्स की हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि बांग्लादेश की पूरी आवाम इस वक्त शेख हसीना के बिल्कुल खिलाफ है, और क्योंकि शेख हसीना ने गलत नीयतों नीतियां अपनाई 15 साल से लगातार शासन में, वो जो गुस्सा था वो आस्ता आस्ता उभरता गया, बढ़ता गया, और उसका हाल हमने 5 अगस्त को देखा। मोहम्मद यूनुस जो कि अमेरिका के करीबी माने जाते हैं, वो भी शेख हसीना के बिल्कुल विरोधी हैं, क्योंकि शेख हसीना ने उन पे भी कई झूठे मुकदमे दायर कर दिए थे और उन्हें 6 महीने के लिए जेल भी भेज दिया था। तो आज की तारीख में सिर्फ जो अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के जो सदस्य हैं, जिसमें अधिकतर हिंदू भी हैं, और इसलिए उन हिंदुओं पे भी वहाँ ये जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, क्योंकि सारे अवामी लीग के समर्थन माने जाते हैं बांग्लादेश में। तो ये जो गुस्सा अवामी लीग और शेख हसीना के खिलाफ है, ये कम होने में वक्त लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि प्रेशर कुकर में इतना प्रेशर बन चुका था शेख हसीना के खिलाफ कि वो उसका हमने नतीजा पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उनके सेना अध्यक्ष हमारे सेना अध्यक्ष के साथ डायरेक्ट टच में है। इनफैक्ट हमारे तीनों सर्विस चीफ्स उनके तीनों सर्विस चीफ्स के साथ डायरेक्ट टच में है, और तीनों सर्विस चीफ्स ने हमें आश्वासन दिया है कि वहां शांति आ जाएगी और शांति आएगी। एक आध दिन की बात है, मोहम्मद यूनुस भी वहां शांति चाहते हैं, और उन्होंने अपने पहले बयान में यह भी कहा कि वो बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, और बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन सारे माइनॉरिटीज को, सारे लोगों को इक्वालिटी देता है। तो मेरी राय में ये एक आध दिन की बात है, वहां पे शांति फिर बहाल हो जाएगी। आपका ये मानना है कि 1-2 दिन में हालात सामान्य होने चाहिए, क्योंकि अब मोहम्मद यूनुस ने बागडोर संभाली है और उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है भी। साथ ही साथ इन सबके बीच में बांग्लादेश में हिंसा से खौफ में है लोग, भारत की सीमा पर लोग पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। सिलीगुड़ी किशनगंज पोस्ट पर भारी भीड़ देखी गई है। ऐसे चूंकि भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये अंदेशा था कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को देखते हुए भारत में लोग प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में बांग्लादेश में हिंसा जो हो रही है उसके बाद खौफ में लोग हैं। भारत की सीमा पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सिलीगुड़ी किशनगंज पोस्ट पर भारी भीड़ देखी गई और उन लोगों को बांग्लादेश की तरफ से हिंदुस्तान में आने से रोका गया है जैसे तैसे। इससे पहले अलग अलग बॉर्डर्स का हाल इंडिया न्यूज़ संवाददाताओं के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा चुके हैं। मोहम्मद यूनुस अब अंतरिम सरकार के गठन को लेकर यहाँ तैयार हैं। अब सरकार का गठन हो चुका है। अब जिस तरीके से उन्हें बधाइयाँ मिल रही हैं बड़ी जिम्मेदारी के लिए, उन्हें एक तरीके से ऑल द बेस्ट कहा जा रहा है। बड़ी जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस के कंधों पर है भी। बांग्लादेश में हिंसा जो है उसके बाद खौफ में लोग हैं, लेकिन JS सोढी सर, जो बांग्लादेश में अभी हालात बने हुए हैं उसमें 2 तरह की खबरें हैं। एक तो माइनॉरिटीज़ को वहाँ जिस तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है, इसमें सच्चाई है भी, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन वो तस्वीरें भी मैंने देखी हैं जहाँ पर ढाका यूनिवर्सिटी के जो मुस्लिम छात्र हैं वो खुद मंदिरों के बाहर पहरा दे रहे हैं ताकि मंदिरों में कोई ऐसे ना घुसे, तोड़फोड़ ना करे, हिंदुओं को निशाना ना बनाए। मतलब 2 तरफा चीज़ें हैं। एक तरफ वो उपद्रवी हैं जो जानबूझकर निशाना बना रहे हैं, एक तरफ वो मुस्लिम भाई बहन लोग भी हैं जो कि हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसी बीच प्रोपेगेंडा भी खूब चलाया जा रहा है। पुराने वीडियोस और तस्वीरों को अभी का बताकर वायरल किया जा रहा है। जी, इसमें कोई शक नहीं कि कई हिंदुओं पे बांग्लादेश में हमले हुए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं, कई मंदिरों पे हमले हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, ये इसलिए हुए हैं क्योंकि हिस्टोरिकली 1971 से हिंदू जो वहाँ के लोग हैं वो अवामी लीग का समर्थन करते आए, और ये जो गुस्सा वहाँ की आवाम में था शेख हसीना और अवामी लीग के अगेंस्ट,
ये हिंदुओं पे भी निकला, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो हमेशा से हिंदू वहां अवामी लीग को समर्थन करते आए हैं। लेकिन परसों के दिन ही ट्विटर पे जो जनरल सेक्रेटरी हैं एक बहुत बड़े हिंदू संगठन के बांग्लादेश में, उन्होंने अपना वीडियो रिलीज किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे अधिकतर केसेस ऐसे भी हैं जहां पे हमारे मुस्लिम भाई बहन हमें बचा रहे हैं, हमारे मंदिरों के बाहर वो दिन रात पहरे दे रहे हैं। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए कुछ लोग होते हैं जो कि बदमाशी करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग बांग्लादेश में हैं जो अपने हिंदू और सिख भाई बहनों को, क्रिश्चियन भाई बहनों को वो बचाना चाहते हैं, और वो पहले दिन से ही वो लगे हुए हैं। ये बड़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ हिंदुओं को वहां जान खोनी पड़ी, कईयों के घर बर्बाद हुए, मंदिरों पे बहुत बर्बादी हुई। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि इस वक्त जो भारत की भूमिका है वो है कि वहां पे शांति आए, और भारत में कई ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जो कि चाहते हैं कि बांग्लादेश में अशांति हो, अस्थिरता हो। रचना जी, मैं आपका इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स को सलाम और नमन करना चाहूंगा, क्योंकि आप दोनों चैनल्स ऐसे हो जो कि हर पैनलिस्ट को सच्ची बात बोलने देते हो। हमारे कई मीडिया चैनल्स हैं, जब भी कोई इंसान बांग्लादेश के बारे में कुछ बोलता है जो उनके थिंकिंग के अगेंस्ट है, वो उनको कट कर देते हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं। लेकिन न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज हमेशा हर पैनलिस्ट को अपनी पूरी बात बोलने देते हैं। मेरा फिर नमन और सलाम न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज को। देखिए, इस वक्त बहुत जरूरी है कि भारत में जो ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं जो अशांति और अस्थिरता फैला रहे हैं, उन्हें काबू में करना चाहिए, क्योंकि ये एक सिर्फ एंटी हिंदू या एंटी सिख मसला नहीं रह गया। ये हम सुरक्षा के नजरिए से देखें तो बहुत ही हम भयंकर हुआ है जो 5 अगस्त को हुआ है। रचना जी, भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं। 3 बजे 5 अगस्त तक 8 में से 2 हमारे दोस्त है, बाकी हमारे मित्र नहीं है। लेकिन शेख हसीना के भागने के बाद बांग्लादेश भी हमारे विरुद्ध हो गया है। आज हम हर तरफ से ऐसे देशों से घिरे हुए हैं जो कि भारत के मित्र नहीं, एक छोटे बुट। भारत सरकार को भी स्ट्रेटेजी वाइज सोचना चाहिए कि क्या इस पूरे मामले पर होना चाहिए, लेकिन चूंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर रहे हैं, अच्छे रहे हैं, और शेख हसीना ने ये दरख्वास्त की थी कि उन्हें भारत आने दिया जाए। भारत सरकार से बात करके ही, भारत सरकार के इशारे पर ही वो यहाँ पर आई, जिसके बाद अब वो सेफली यहाँ पर हैं और कुछ दिन अभी ठहरेंगी, ऐसी भी जानकारी है। जय सोढ़ी सर, आप रहिएगा। रैनिक दत्ता, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं। और रैनिक दत्ता, लगातार भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर अलग अलग हिस्सों में जाकर लाइव अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। रैनिक, अभी आप कहां पर हैं? देखिए, मैं अभी गोजाडांगा चेक पोस्ट में हूँ, इंडियन चेक पोस्ट में। मेरा ठीक पीछे वो जो गेट दिखाई दे रहा है, वो गेट बांग्लादेश का बॉर्डर लाइन है बांग्लादेश का। और इसके पहले मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से चेकिंग हो रहा है, क्योंकि गोजाडांगा का तस्वीर मैंने कल भी आपको दिखाया था, कल भी दिखा गया था। बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भारत में आ रहे थे और बांग्लादेश में जो लोग जा रहे थे, जैसे कि कल वीसा बंद कर दिया गया है बांग्लादेश से, कोई भी मेडिकल वीसा में भी नहीं आ पाएगा, उन लोगों को बंद कर दिया गया है। और इसी वजह से भारत में जो लोग बांग्लादेश से आए थे वो लोग ही अभी बांग्लादेश में लौट पा रहे हैं, मगर बांग्लादेश से कोई भारत नहीं आ पा रहा। दादा, कहाँ আপনি কোথা থেকে আসছেন? ইসাপুর থেকে। ইসাপুর থেকে। আপনি কোথায় যাচ্ছেন এখন? যাবো এখন সাতক্ষীরাতে, দেশের বাড়ি। সাতক্ষীরা? হ্যাঁ, সাতক্ষীরা শ্যামনগর থানা। সাতক্ষীরায় তো বিভিন্ন ঘটনা সামনে এসেছে। হ্যাঁ, শুনছি এখন মানে ভিসারও মেয়াদ শেষ, বাড়ানোর চেষ্টা করছিলাম, পারিনি। সেদিক দিয়ে বাড়ির সাথে যোগাযোগ হয়েছে? হ্যাঁ, বাড়িতে যোগাযোগ হয়েছে। কি অবস্থা ওইখানে? ভাঙচুর হয়েছে এলাকায়, এখন আপাতত ভালো আছে। চেয়ারম্যানের কাদের বাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে? আমাদের ওইখানে ছিল আওয়ামী লীগের একটা অফিস ছিল, সেটাতে ভাঙচুর, আগুন দেওয়া হয়েছে। আর এই আর কি, আমাদের দোকানপাট ছিল, সেখানেও আগুন লাগছে, দেওয়ানো হয়েছে। আপনাদের? হ্যাঁ, আপনাদের না, ওই ভাড়া দিতাম আর কি দোকান করে, সেটাতে মানে ওইটার সাথে আওয়ামী লীগের একটা অফিস সংযুক্ত ছিল, তো এখন ওইটাই আগুন দেওয়ায় বাকিগুলোও পড়ে যায় আর কি। আপনাদের ওখানে কি অবস্থা এখন? এখন তো অবস্থা খারাপ। আপনারা এই যে যাচ্ছেন, আপনাদের ভয় লাগছে না? লাগছে, তা কি ভয় তো করব? লাগছে, এখন ভিসা তো নেই, ভিসারও মেয়াদ শেষ, দেশে ফিরতে হবে, বাকিরাও আছে।
आप सुन सकते हैं वो बोल रहे हैं बंगाली में कि वो सातक्षीरा में रहते हैं। जिस सातक्षीरा का बात हम लोग 2 दिन से लगातार कर रहे थे कि सातक्षीरा में हिंदू के घर के ऊपर हमला हो रहा है और उसके साथ दुकान पाट तोड़ा जा रहा है। इनके खुद का जो दुकान है वो दुकान को तोड़ा गया था, आग लगाया गया था, मगर वो लोग इंडिया में आए थे, उनका वीसा खत्म हो रहा है, डरे हुए हैं, फिर भी वो लोग जा रहे हैं बांग्लादेश क्योंकि उनका घर है उधर, वीसा का मियाद भी खत्म हो चुका है तो जाना ही पड़ेगा उनको। यानी अभी भी आप हालात देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो लोग लौट रहे हैं, बांग्लादेश से जो लोग इंडिया में आए थे, जो लोगों का वीसा का मियाद खत्म हो गया, उन लोगों को लौटना पड़ रहा है, मगर वो डरे हुए हैं, इसके बावजूद भी उनको बांग्लादेश में जाना पड़ रहा है। मगर ये जो सातक्षीरा का हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि पहले 2 दिन से हम लोग कह रहे थे कि सातक्षीरा में बहुत सारे घरों को तोड़ा गया है। उन्होंने खुद कहा कि आवामी लीग का, यानी शेख हसीना का जो पॉलिटिकल पार्टी, आवामी लीग का जो लीडर, उनका जो ऑफिस, वो ऑफिस तोड़ा गया। उनका ये जो लोग मेरे साथ बात कर रहे थे, इनका भी दुकान भाड़ा लिया गया था, रेंट में लिया गया था आवामी लीग का एक नेता की तरफ से, वो दुकान को भी तोड़ा गया। किसका दुकान है ये नहीं पूछा गया, आवामी लीग का रिलेशन है और इसी वजह से दुकान भी तोड़ा गया, आग भी लगाया गया और वो लोग डरे हुए हैं, फिर भी वो लोग बांग्लादेश जा रहे हैं। मैं फिर से दिखाऊंगा, बहुत सारे लोग और भी है और किस तरीके से चेकिंग हो रहा है आप देख सकते हैं। गोजाडांगा जो इंडियन चेक पोस्ट है, ये इंडियन चेक पोस्ट में किस तरीके से बीएसएफ की तरफ से चेकिंग किया जा रहा है आप देख ही सकते हैं। पहले तो पासपोर्ट चेकिंग हो रहा है और उसके बाद जो बैग वगैरह है वो बैग वगैरह भी चेकिंग किया जा रहा है और उसके बाद ही दिखाई दे रहा है। और जैसे कि कल से बांग्लादेश से जो इंडिया में आना चाहते हैं मेडिकल वीजा में भी उनको बंद कर दिया गया है, वीसा सर्विस जो बंद कर दिया गया है और इसी वजह से बहुत सारे लोग मुश्किल में भी पड़ रहे हैं। ठीक मेरा सामने जो लोग खड़े हैं, আচ্ছা আপনারা কি জন্য বসে আছেন? আমরা বসে আছি ওখান থেকে আমার বোনের ছেলে, ও পাসপোর্ট করেছে, মেডিকেল পাসপোর্ট, আজ 2 বছর মাদানে ভুগছে। এবার পাসপোর্ট করেছে, ভিসা ফিসা সব দিয়েছে, এখন বর্ডারে আসছে, ওনাকে আটকাই দিছে, ওনাকে হিন্দু বলে ওনাকে আটকাই দিছে, মুসলিমদের ছাড়ছে। তাহলে এটা তো অন্যায়। খুব তাহলে এটা তো অন্যায়। মুসলিমরা প্রচুর আসছে কিন্তু ওই হিন্দুদের আটকে দিচ্ছে কেন? কারা আটকাচ্ছে? আটকাছে বিডিআর বুঝলে। अलग अलग तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। रैनिक दत्ता लगातार उन लोगों से बात कर रहे हैं जो बॉर्डर एरिया में हैं और वो बता रहे हैं कि अभी वीज़ा जो सुविधा है वो रोकी गई है क्योंकि हालात अभी नॉर्मल होने का वेट किया जा रहा है। साथ ही साथ भारत बांग्लादेश के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनमें भी अभी थोड़ा से बैरियर आ रहे हैं क्योंकि अभी हालात सामान्य होने का वेट किया जा रहा है। रैनिक, कुछ और रिपोर्ट्स आज आगे भी आप फाइल कीजिएगा ताकि दर्शकों तक हम अपडेट दे सकें अभी मौजूदा स्थिति क्या कुछ है। अभी के लिए शुक्रिया। साथ ही साथ JS सोढी सर, बहुत शुक्रिया आपका भी इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं क्यों कहा जा रहा है दुनिया भर में कि ईरान को रोकना नामुमकिन है।